बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे अहम तरीन ख़बर आपसे शेयर करते हैं कि इमरान ख़ान को एहतसाब अदालत ने 14 साल की सज़ा सुना दी है और 10 लाख रुपए जुर्माना, और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से ही गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आप देखिए कि हमारी अदलिया का हाल क्या है। हमारी अदलिया जो पूरी दुनिया में निचले तरीन नंबरों पर है, 130 से भी बाद है, उसका ये हाल है कि ये फ़ैसला 3 मरतबा मुअख्खर किया गया और चौथी तारीख पर जाकर ये फ़ैसला सुनाया गया। और इस फ़ैसले का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ जज को होना चाहिए था, क्योंकि अगर उन्होंने लिखा है तो, और अगर कहीं से लिखा हुआ आया है, जो कि आया है, आता है, यहाँ पर जो ये इमरान ख़ान साहब पर जो तमाम केसेस बनाए गए हैं, इन तमाम के फ़ैसले कहीं से लिखे लिखाए आते हैं और जज को हुक्म दिया जाता है कि आपने इसे सिर्फ अनाउंस कर देना है। अब ये इन्होंने फ़ैसला अनाउंस किया और ऐसा मुज़हिका ख़ेज़ फ़ैसला है और ऐसा गलीज़ फ़ैसला है ये कि एक ऐसे शख्स को इतनी बड़ी सज़ा दी गई। मेरा तो ख़्याल है कि इस जज के पास इससे ज़्यादा सज़ा इस केस में सुनाने का इख्तियार ही नहीं था। जो मैक्सिमम सज़ा थी वो इसने सुना दी, 14 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना। अब इसके अंदर है क्या? इस केस की जब ज़मानत हाई कोर्ट में पेश हुई थी तो वहाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया था, मगर यहाँ फिर भी इन्होंने उसी तरह से किया है जो इनको इनके आकाओं ने हुक्म दिया था। बहरहाल इमरान ख़ान साहब पर ये दबाव डालने की कोशिश थी, मगर उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ भी हो, मुज़ाकरात हों ना हों, मैंने किसी सूरत डील नहीं करनी। उससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट डील मांग रही थी, मगर इमरान ख़ान ने साफ इनकार कर दिया। और ये भी इमरान ख़ान पर दबाव और प्रेशर डालने के लिए ऐसा किया गया, मगर जिन लोगों ने ये कोशिश की वो शायद इमरान ख़ान को जानते नहीं हैं कि वो प्रेशर में और ज़्यादा अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी था। अब जो उन्हें सज़ा सुनाई गई, ये ऐसा एक घटिया केस इन्होंने बनाया कि उसमें आप देखिए कि इमरान ख़ान के पास, इस पे हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, थोड़ी सी आपके सामने गोश गुजार कर दूं। इस केस के अंदर ये हुआ कि ये जो पैसा है 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आया, और ये आया किस तरह से कि मलिक रियाज के बेटे ने नवाज शरीफ के बेटे से जो फ्लैट्स लिए वो 18 अरब रुपए के ख़रीदे। अब वो थे 9 अरब के, तो उस पे NCA जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उसने इसको मशकूक तस्वुर करते हुए इस पे इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, तफ्तीश की, तो फिर उन्हें पता चला कि भाई ये तो असल कीमत से दुगनी कीमत पर बेचा गया है। अब इसमें जिन लोगों ने दुगनी कीमत पर बेचा या जिन्होंने दुगनी कीमत पर ख़रीदा, उन दोनों को इसमें मुल्ज़िम नहीं बनाया गया, यहाँ तक कि उनसे तफ्तीश भी नहीं की गई। अब हुआ ये कि इमरान ख़ान साहब की जब हुकूमत थी तो इनसे कहा गया कि अगर आपने ये पैसा आपको चाहिए, यानी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, तो आपने सिर्फ जो हमारा मुआहदा यानी NCA का जो मलिक रियाज के साथ मुआहदा हुआ, आपने इस मुआहदे को खुफिया रखना है, मख्फी रखना है, इसे आपने आउट नहीं करना कि ये पैसा लंदन से आया है। एक तो ऑप्शन उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इसे आउट किया या आपको ये पैसा नहीं चाहिए तो फिर हम इस पैसे को लंदन में ही रखते हैं, आप फिर केस करें और केस के ज़रिए इस केस को आप वापस लें। अब उसमें इमरान ख़ान की काबीना ने ये फ़ैसला किया कि अगर हम केस में जाते हैं, लिटिगेशन में जाते हैं, मुकदमा वहाँ पर जाकर करते हैं इस पैसे के लिए कि ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाए, तो उसमें एक तो ये होगा कि हमें वहाँ पर करोड़ों रुपए फ़ीस अदा करनी पड़ेगी,
पाउंड में फ़ीस देनी पड़ेगी, बड़े बड़े वकील खड़े करने पड़ेंगे, और इसमें टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो सिविल केसेस होते हैं या जो रिकवरी के केसेस होते हैं उनमें टाइम लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूं हमारा पाकिस्तानी पैसा भी खर्च होगा, हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा खर्च होगा, और इस तरह से ये पैसा आराम से आ रहा है, तो हम इस पैसे को ले लें। वो पैसा पाकिस्तान में आया और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उसे रखवा दिया गया। वो ना इमरान खान के पास आया, ना किसी हुकूमती वजीर के पास आया। अब वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में ताहाल पड़ा हुआ है, इस वक्त तक मौजूद है, और उस पैसे पर 20 अरब रुपए, जो ज़राए बता रहे हैं कि 20 अरब रुपए का प्रॉफिट भी हो चुका है। अब वो पैसा जो इमरान खान के किसी भी इस्तेमाल में नहीं आया, उस पैसे का केस इमरान खान पर सिर्फ अगर पूरी काबीना ने ये इसका फैसला किया था, मंजूरी दी थी, और जो कि मंजूरी दी थी, तो उस पूरी काबीना को भी मुल्ज़िम बनाया जाना चाहिए था, मगर उन्हें भी मुल्ज़िम नहीं बनाया गया। बुशरा बीबी को यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों किया गया कि वो इसमें ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी, आपको मैं अर्ज़ करूँ कि ट्रस्टी वो होता है कि जिसके नाम पर कुछ नहीं होता, उसे कोई बेनिफिट नहीं होता, उसे कोई मफाद नहीं होता, उसे 1 रुपए का फ़ायदा नहीं होता, ना उसके अकाउंट में आता है, ना उसके नाम कोई प्रॉपर्टी होती है, और ना कुछ। अब बुशरा बीबी को सिर्फ इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस केस में इन्वॉल्व किया गया, और इमरान खान की तो सूरत हाल आपके सामने है। अब उन्होंने जो ये यूनिवर्सिटी बनाई, इसका काम क्या था कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालती है, ये बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी। तो उसके मुतालिक यूनिवर्सिटी बनाई, और यहाँ पर जो तलबा हैं उन्हें बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है। स्कॉलरशिप्स पर वो दूर दराज से यहाँ पढ़ने आते हैं, और उन लोगों के लिए ऐसा एक माहौल दिया गया है जो सोली दीनी है, जो 100% वहाँ पर दीनी माहौल मुहैया किया गया, और लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब ये केस इमरान खान साहब पर चलाया गया, बनाया गया, और उसमें जो एविडेंस आई है वो भी ऐसी नहीं आई, चूँकि वहाँ के जिन लोगों को लाया गया उन्होंने भी क्लियरली कहा कि इमरान खान साहब को इसमें 1 रुपए का फ़ायदा नहीं है। तो फिर भी ये फ़ैसला इन्होंने सिर्फ इमरान खान पर दबाव डालने के लिए ये सुनाया है। तो ऐसे फैसलों से इमरान खान ना पहले घबराए थे, ना अब घबराए हैं। इमरान खान साहब ने सज़ा सुनने के बाद कहा कि सज़ा जितनी भी सुनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाज़, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ हैं, इसलिए उनकी सज़ाएं माफ़ हैं। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा, चाहे मुज़ाकरात हों या कुछ भी। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। उनका मज़ीद कहना था कि आज फैसले ने अदलिया की साख को ख़राब कर दिया है। इस केस में न मुझे फ़ायदा न हुकूमत को नुकसान हुआ। मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, तमाम केसेस का सामना करूँगा। कहा कि एक आमिर अपनी ज़ात के लिए ये सब कर रहा है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। 1971 में जनरल याहिया ने मुल्क तबाह किया। आज भी आमिर अपने फ़ायदे के लिए यही काम कर रहा है। ये खान साहब ने सज़ा सुनने के बाद गुफ्तगू की है। उनके हौसले उसी तरह से बुलंद हैं। ये इंशाअल्लाह झूठा, बोगस, फ्रीवलस, जाली केस है, और इसने हाई कोर्ट में जाते ही उड़ जाना है। अब इसमें जो बात है कि ये डिले क्यों करते रहे, ये डिले इसलिए करती रही हुकूमत क्योंकि आज से इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनातियां होंगी, भर्तियां की जा रही हैं। 3 से 4 जजेस को नए जज इंडक्ट किए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत की तरफ से, और उसमें हुकूमत के मंजूर नज़र जजेस भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को ऐसे ही घटिया तरीन केसों में सज़ाएं दे चुके हैं, और उन्हें रिवार्ड के तौर पर उन्हें नवाजा जा रहा है। उन्हें इनाम के तौर पर अब हाई कोर्ट में उनकी तरक्की
کر دی گئی ہے۔ ان کو حکومت کی کوشش یہ تھی کہ یہ فیصلہ دیر سے سنایا جائے تاکہ جب اس کی اپیل ہائی کورٹ میں جائے تو وہ ان ججز کے پاس جائے اور آزاد ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے موجود ہیں وہ عمران خان کا کیس نہ سن سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ اب آپ ظلم دیکھیے، آپ زیادتی پر زیادتی دیکھیے اس گورنمنٹ کی، کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، انہیں آج فیصلہ سننے کے لیے اڈیالہ جیل میں نہیں جانے دیا گیا، انہیں گیٹ پر روک دیا گیا۔ اور اسی طرح سے جو آزاد صحافی ہیں قمر میکن، انہیں بھی روک دیا گیا، اڈیالہ جیل میں ان کا بھی داخلہ بند کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کئی اور صحافی ہیں جو فیئر رپورٹنگ کرتے ہیں، ان سب کو روک دیا گیا، جیسے ثاقب بشیر ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، اس طرح کے لوگوں کو روکا گیا۔ جبکہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں جس طرح سے رضی دادا ہیں، عمران شفقت ہیں، حسن ایوب ہیں، طاہرہ اورنگزیب ہیں، مریم اورنگزیب کی والدہ، وہ اور دانیال چودھری، جو نون لیگ سے تعلق ہے جن کا، اور جو نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے بتا بھی رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی۔ اب رات ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صحافی ہیں مہر بخاری نے رات اپنے پروگرام میں کہا کہ مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کل عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا سنائی جائے گی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی جائے گی۔ اب مجھے آپ بتائیے ان لوگوں کو پہلے سے کیسے پتا تھا؟ یعنی کہ کوانٹم آف پنشمنٹ بھی انہیں پتا تھی کہ 14 سال اور 7 سال یعنی ایگزیکٹ۔ اب یہ کس نے ان کو بتایا؟ یعنی عدالتی عملے تک کو پتہ نہیں تھا پچھلی تاریخوں کا، جو 13 جنوری رکھی گئی یا جو 6 جنوری رکھی گئی، اس میں انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، ڈیٹ ہونی ہے یا نہیں ہونا۔ ان صحافیوں کو پہلے سے پتہ کیسے تھا؟ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ فیصلے کہاں لکھے گئے، کہاں پر ان فیصلوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ اگر عدلیہ کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے گا تو انہوں نے ویسے ہی پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، یہ مزید پاکستان کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ عدلیہ کو آزاد رہنے دیں، ویسے ہی آپ نے سپریم کورٹ کو تباہ کر دیا ہے، وہاں پر اپنے ججز کو لا کر، اور ایسے ججز لائے ہیں جو کہ آپ کے خلاف فیصلہ دینے کی جرت نہیں رکھتے۔ ہائی کورٹس میں آپ نے یہی کچھ کیا ہے، اور لوور جوڈیشری کی تو حالت ہی آپ نے خراب کر دی۔ اب آپ یہاں پر یہ کچھ کر رہے ہیں کہ آپ نے ججز کو ان کی مرضی کے متعلق، ان کے ضمیر کے متعلق، ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے، شہادتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ آپ کو جو شخص پسند نہیں ہے، آپ انہیں اتنی بڑی سزائیں دیتے ہیں کہ جس سے ہماری عدلیہ کی، ہمارے ملک کی، پوری دنیا میں ساکھ متاثر ہو۔ اسی طرح سے میں آپ کو عرض کروں کہ طلعت حسین جو ٹاؤٹ صحافی ہے، وہ القادر یونیورسٹی گیا اور وہاں جا کر اس نے بچوں اور بچیوں کا انٹرویو کیا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شاید یہاں سے کچھ ایسی چیزیں نکلیں، مگر جب یہ وہاں گیا، جب اس نے جا کر بچیوں کا انٹرویو کیا تو یہ دنگ رہ گیا۔ وہ دنگ کیسے رہ گیا کہ ان تمام بچیوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر اسکالرشپس پر پڑھتے ہیں، یعنی ہم یہاں کوئی فیس ادا نہیں کرتے، اور یہ ایک لاجواب ادارہ ہے، اور اس ادارے نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام چیزیں ہمیں پتہ ہوں، ان کی تعلیمات کیا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے مطابق تاکہ ہم اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ تو یہ جو طلعت حسین ہے، جو ٹاؤٹ صحافی ہے، یہ وہاں یہ سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ ان کی کوشش تو یہی تھی کہ ہم وہاں سے کچھ ایسی چیزیں نکالیں گے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب ملنگ آدمی ہے، فرش نشین ہے، اللہ والا ہے، اللہ توکل کرنے والا ہے، چونکہ جو ابتدا ہی اپنی بات کی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے ڈرائیں گے؟ جو کہتا ہے کہ میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں، وہ شخص کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے بہت کچھ کیا، 200 کیسز بنائے، آپ نے سزائیں دیں، آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، آپ اسے بھی
کر کے دیکھ لیجئے کہ ہوتا کیا ہے اور کون ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ فیصلے کے اندر یہ بھی کیا گیا ہے کہ القادر یونیورسٹی کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں جیسے ہی آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔